नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात खास तौर से एनपीआर को लेकर। जी हां, आपको याद होगा सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी सामने आई थी वो आया था सीएबी, उसके बाद वो सीएए हो गया, उसके बाद एनआरसी और उसके बाद एनपीआर। जब एनआरसी और सीएए को लेकर काफी हो हल्ला मचा तो फिर वजीर दाखिला ने यह कहा कि अभी फिलहाल ना तो एनआरसी की बात हो रही है ना कुछ और, बल्कि अब तो ये एनपीआर है। जब एनपीआर का जिक्र हुआ तो उस पर अपोजिशन ने, जिसने लगातार सीएए पर सवाल उठाए थे, उसने यह कहा कि एनपीआर दरअसल एनआरसी की पहली सीढ़ी है। और अपोजिशन या जो कोई भी इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, उसका यही कहना है कि एनपीआर दरअसल एनआरसी की पहली सीढ़ी है। क्या एनपीआर एनआरसी की पहली सीढ़ी है? इस बारे में कोई बहुत बड़ी वजाहत सामने हुकूमत की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इसका जिक्र और एनपीआर कैसे इस रिलेटेड है एनआरसी से, इसके बारे में खुद वजीर जो है वो बता चुके हैं पार्लियामेंट में। लेकिन इसको लेकर अब लगातार जो है वो तकरार हो रही है, चूंकि एनआरसी कब आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। वजीर आजम ने खास तौर से कह दिया है इस बात को कि एनआरसी पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, जब वो दिल्ली में खिताब कर रहे थे तकरीबन 1 महीने पहले। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि एनपीआर को लेकर सवाल या एनपीआर को लेकर शुकूक या एनपीआर को लेकर तरह तरह के सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं। तो एनपीआर को लेकर तकरार किसी एक रियासत में नहीं है, बल्कि उन तमाम रियासतों में भी तकरार जारी है जो रियासतें खुलकर सीएए के खिलाफ तहरीक चला रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मगरबी बंगाल का आता है। जी हां, आपको याद होगा, आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर कि ममता बनर्जी अपने हजारों हामियों के साथ सड़कों पर उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, लंबे लंबे जुलूस निकाले, मार्च किया और उसमें साफ तौर से यह कहा कि सीएए की वो मुखालफत कर रही हैं, एनआरसी की मुखालफत कर रही हैं, एनपीआर की मुखालफत कर रही हैं। लेकिन जब मगरबी बंगाल में करारदाद मंजूर की गई तो उस करारदाद में एनआरसी या एनपीआर का जिक्र नहीं था, सिर्फ वो करारदाद सीएए के खिलाफ था। इसी बीच खबर आती है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एनपीआर के ताल्लुक से नोटिफिकेशन भी वेब पोर्टल पर जारी किया है। लेकिन जब शोर शराबा हुआ तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस नोटिफिकेशन को वेब पोर्टल से हटा दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में भी बज़ाब्ता यहां जो काबीना है, रियासती काबीना, उसने फैसला ले लिया है कि सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी असेंबली में। लेकिन आवाज ये उठ रही है कि एनपीआर के खिलाफ क्यों नहीं, क्योंकि एनपीआर पर भी अवाम या जो लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एनपीआर को भी इसमें शामिल किया जाए और करारदाद में इसे भी, यानी इसके खिलाफ भी करारदाद मंजूर की जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि 3 पहियों वाली सरकार जैसा उसे बताया जा रहा है, यानी कि वहां एनसीपी है, कांग्रेस है और इन दोनों का सपोर्ट मिला हुआ है शिवसेना को। तीनों पार्टियों की मुश्तरका सरकार चल रही है। एनसीपी और कांग्रेस खुलकर इसके खिलाफ तो कह ही रही है, लेकिन शिवसेना का मौकफ, उद्धव ठाकरे का मौकफ कुछ और है। उनका कहना है कि एनपीआर से फिलहाल कोई ऐसा खतरा किसी को नहीं है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इस बात की मैं जमानत लेता हूं कि किसी भी शहरी को शहरियत के ऊपर खतरा नहीं आने देंगे। और उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन कमलनाथ हुकूमत ने अपने यहां असेंबली में करारदाद मंजूर तो करा लिया, लेकिन वो भी सिर्फ सीएए के खिलाफ। वहां भी एनपीआर को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, वो भी दिसंबर में ही। हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था उस नोटिफिकेशन को। लेकिन जब खुद कमलनाथ सरकार के मंत्री और कमलनाथ सरकार की यानी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक और कई दूसरे नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो कमलनाथ जो वहां के वज़ीर-ए-आला हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया कि एनपीआर को नाफिज नहीं किया जाएगा। लेकिन वहां की आवाम इस पर मंजूर नहीं कर रही। इससे उनका कहना है कि बाज़ाब्ता तहरीरी एक ऐलान हो और उसके साथ साथ सीएए की तरह से ही एनपीआर के खिलाफ भी असेंबली में करारदाद मंजूर हो। तो ये कुल मिलाकर हालात हैं और भी कई रियासतों में हैं। तो आज हम खास तौर से इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात इस पर भी होगी कि क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो आप अपनी शहरियत साबित कर देंगे?
क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपनी शहरियत साबित कर देंगे? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास बैंक के तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात हैं तो आप शहरियत के इम्तिहान को पास कर जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको यह प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। जी हां, एक रोज कबल ही गुवाहाटी हाई कोर्ट का फिर से यह रिमार्क आया है कि वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का जो स्लिप होता है, लैंड रेवेन्यू रिसीट, उसकी कॉपी या बैंक के दस्तावेजात, ये काफी नहीं है आपकी शहरियत को साबित करने के लिए। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको हम 8 अहम खबरें दिखाना चाहते हैं हमेशा की तरह। जी हां, ये 8 खबरें हैं जो काफी अहम है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली खबर, सबसे पहली बात यह है कि एनपीआर पर तकरार हो रही है, तकरार जारी। इसके बारे में मैंने अभी बहुत तफसील से आपको बताया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर एहतजाज हो रहा है। पीस पार्टी ने आज जंतर मंतर पर एहतजाज किया है दिल्ली में, और इस एहतजाज में पीस पार्टी ने एनआरसी या एनपीआर या फिर ये कह लें कि जो सीएए है उसके खिलाफ एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है। तीसरी खबर जो है वो जामिया तशद्दुद को लेकर है। जामिया में जो तशद्दुद हुआ था, याद होगा आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ ही दूरी पर जो बसों में आग लगाई गई थी, तो वो जो तशद्दुद हुआ था, उस तशद्दुद पर जो एफआईआर दर्ज हुए थे, तो उसमें अब चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है और कई नाम उसमें शामिल हैं। चौथी तस्वीर, जो चौथी खबर है, वो है रायचूर में मुजाहरे की। रायचूर में लगातार सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है, और ये सिर्फ रायचूर में नहीं है, मुल्क के कई हिस्सों में है। तकरीबन 100 ऐसी जगहें हैं मुल्क भर में जहां पर दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर 24 घंटे का शाहीन बाग चल रहा है। तकरीबन 100 ऐसी जगह हैं। अकेले यूपी में 10 से 12 जगहों पर हो रहा है, झारखंड में कई जगहों पर हो रहा है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर हो रहा है, तो चेन्नई में हो रहा है। जो पांचवी खबर है वो है मुंब्रा में एहतजाज की। मुंब्रा में भी सीएए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर एहतजाज जारी है, और वहां भी खवातीन जो है वो सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता सीएए, एनआरसी, एनपीआर का, तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। उसके बाद जो खबर है वो काफी अहम है, पीके यानी प्रशांत किशोर की मुहिम। जी हां, प्रशांत किशोर जो एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनकी बाकायदा कंपनी है। उन्होंने कई बार कई सियासी पार्टियों को कामयाबी से हमकिनार किया है। प्रशांत किशोर जेडीयू से जुड़े हुए थे। हाल ही में जेडीयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पार्टी से बाहर का। उस पर अब प्रशांत किशोर ने पहली बार मीडिया से बातचीत की और कहा है कि नीतीश कुमार से उनका जो भी इख्तलाफ था वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो उनकी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान किया है कि बिहार की बात, इस नाम से वो एक मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके पास तकरीबन 1 लाख के आसपास उनसे नौजवान जुड़े हुए हैं। अब सवाल इस पर यह उठाया जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले बिहार इलेक्शन से पहले कोई नई सियासी जमीन, नया कोई सियासी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, कोई नई सियासी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? ये अब जो है वो सवालात इसको लेकर उठ रहे हैं, चमगोइयां हो रही हैं। उसके बाद जो खबर है वो है मिनहाज को अवार्ड। जी हां, ये वो चेहरा है, आप देखिए उसकी एक आंख जो है वो चली गई, आंख की रोशनी उसकी खत्म हो गई, लेकिन वो स्टूडेंट है जामिया का जिसने पुलिस की बर्बरियत में चोट खाई थी, लेकिन अब उसे एक बड़े अवार्ड से सरफराज किया गया है। तो इतने जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हालात के बावजूद जामिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कामयाबी का पर्चा या परचम भी गाड़ रहे हैं। तो ये एक अहम खबर है। और उसके बाद जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो अगली खबर है, वो है आईपीएल का शेड्यूल जारी हो चुका है। जी हां, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसके लिए आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी हो गया है। मुंबई में 29 मार्च से आईपीएल का आगाज होगा। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। तो ये थी अहम खबरें। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद दिल्ली से, और बेहताब भोपाल से, और शुभाशीष
गुवाहाटी से मौजूद हैं। हम इन तीनों से बारी बारी से सवालात करेंगे और साथ ही भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है यावर खान जो एडवोकेट हैं। सबसे पहले मैं आप सभी की इजाजत से मैं जाना चाहूंगा शुभाशीष के पास जो गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभाशीष, हाईकोर्ट का एक बार फिर से ये इस बात को का फैसला देना कि जो आपकी सिटीजनशिप है वो आपके वोटर आई कार्ड से तय नहीं होगी, वो आपके पैन कार्ड से तय नहीं होगी, वो आपके बैंक के डॉक्यूमेंट से तय नहीं होगी, वो लैंड रेवेन्यू रिसीट से भी तय नहीं होगी। ये दरअसल मामला क्या था? तो आखिर कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसका निफाज, जिसको लागू माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, और क्या ये सिर्फ अभी एनआरसी असम तक महदूद है या इसे ये समझा जाए कि मुल्क में कहीं भी अगर शहरियत का यानी सिटीजनशिप का टेस्ट होता है तो वहां भी यही मानक होंगे? सुभाषिष। जी हाँ, हाल ही में जो अभी हाई कोर्ट का राय आया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार से ये जो सिटीजनशिप अगर प्रूफ करना है तो कोई दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड हो, बैंक डिटेल्स हो, लैंड रेवेन्यू डिटेल्स हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड, जिसे बीजेपी सरकार बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि ये भी एक परिचय माना जाएगा, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा है कि किसी भी तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएगा सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए, और चाहिए तो कुछ ऐसे दस्तावेज चाहिए जो सिटीजनशिप प्रूफ करे, जो कि पासपोर्ट वगैरह हो, उससे अपना सिटीजनशिप प्रूफ करे। जब एनआरसी जब लागू हुआ था असम में, पहली दफ़ा जब लागू हुआ था असम में, मेरे पास वो दस्तावेज है जो अभी हाई कोर्ट से आया गया है। मार्गेरिटा जिले से बाबुल इस्लाम जो है वो पेटिशन फाइल किया था। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया था, 4 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए थे, जिनमें से एक वोटर आईडी कार्ड था, सेल डीड था, जमीन के कागजात थे, और उनका वोटर लिस्ट जो 1997 में वोटर लिस्ट में उनका नाम आया था वो डॉक्यूमेंट था। पर गुवाहाटी पर इसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया, यही कहकर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आए यहाँ पे वो 1971 से पहले होना चाहिए, और वोटर आईडी कार्ड को एज अ पुख्ता डॉक्यूमेंट के हिसाब से ना माना जाए। ये डिसीजन लास्ट 3-4 दिन में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया है। मैं इसमें भी गौरतलब फरमाना चाहूँगा कि जब एनआरसी असम में लागू होने वाला था 2018 में, तब कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट गवर्नमेंट में दिया था, जिनमें से है 1951 एनआरसी के कागजात, इलेक्टोरल रोल, लैंड टेनेसी रिकॉर्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी कागजात जो एज अ वैलिड प्रूफ माना जाता हो, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, कोर्ट के कुछ भी प्रोसीडिंग्स, पासपोर्ट और कोई भी तरीके की एलआईसी पॉलिसी को डॉक्यूमेंट हिसाब से माना जाएगा। पर हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो डिसीजन, जो राय है, वो है कि अभी से पैन कार्ड हो या तो लैंड एग्रीमेंट हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ये सब खारिज कर दिया जाएगा, और इसे डॉक्यूमेंट प्रूफ कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं, इसको प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसी के चलते मोहम्मद बाबुल इस्लाम जो मार्गेरिटा से है, उनका सब डॉक्यूमेंट खारिज कर दिया है और उन्हें डिटेंशन कैंप भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। जी सुभाषिष, हमारे साथ सीनियर वकील हैं इस वक्त यावर खान भोपाल से। यावर साहब, आप ये बातें सुन रहे हैं, मेरा सीधा सवाल पहले आपसे ये है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट को क्या हिंदुस्तान के तमाम रियासतों के शहरियों पर लागू समझा जाए? देखिए जी, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया है और सरकार की ओर से जो एनआरसी और बाद में सीएए में जो कानून बनाया गया है जी, यदि आप देखेंगे इस प्रकार के दस्तावेजों को आप अमान्य करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग
50% लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या आप इन 50% लोगों को हमारा नागरिक नहीं मानेंगे हिंदुस्तान का? भले ही वो 10 पीढ़ियों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन क्या नागरिकता के लिए ये तय पैमाना आप जो है, जैसा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी अभी जजमेंट में बोला है, और सरकार का भी यही, पहले भी कई मंत्रियों के बयान आए कि हम इसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह ऐसे दस्तावेज नहीं मानेंगे। तो साहब ऐसे नहीं मानेंगे तो 50% जनता के पास हमारी दस्तावेज ही नहीं है। कुछ अमीर लोगों के पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पैसे देकर कुछ ना कुछ करके बना भी लेंगे। तो ये इस प्रकार से एक जनता में भय पैदा करने का एक प्रयत्न है। सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ठीक नहीं है। आपने सबसे पहले तो संविधान में जो हमारी मूल भावना है, हम भारत के लोग, हमारे संविधान बनाने वाले डॉक्टर साहब अंबेडकर, नेहरू साहब, इनकी सोच यदि वर्तमान सरकार से मैच खाती है तो ये उसी समय संविधान में ही ये बात लिख देते कि इस प्रकार के भेदभाव होगा। आप एनआरसी आपने लेकर आए, आपने देखे कि इस मामले में 19 लाख लोग बाहर हो रहे हैं एनआरसी में, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। अब आपने उसको मॉडिफाइड करते हुए, आपने अपना वोट बैंक देखते हुए आपने उसको फिर हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। जनता कभी नहीं चाहती हिंदू मुस्लिम करना, जनता एक रहती है, एक रहना चाहती है। लेकिन आपने एनआरसी के बाद आपने सीए जो अमेंडमेंट करे हैं, इसका बिल लेके आए, पूरी तरह से इनलीगल है। आर्टिकल संविधान के पूरी तरह से अगेंस्ट है, संविधान की मूल भावना, मूल मंशा के पूरी तरह से खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि हम 3 देश जो पड़ोसी मुल्क हैं, मुस्लिम देश हैं, यहां से जो सताए हुए लोग आएंगे और उनमें मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को, लोगों को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर, हमारा युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल यावर साहब, जाहिर है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और उस पे अगली समाअत भी इसी महीने तय है, तो हमें थोड़ा और मजीद इंतजार भी करना पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम का। खुर्रम, आज दिल्ली में फिर से एहतजाज इसी बात को लेकर था, CAA, NRC, NPR को लेकर। पीस पार्टी ने ये एहतजाज किया था। मैं इसकी तफसीलात आपसे जानना चाहूंगा। और दिल्ली में जहां जहां भी इसको लेकर एहतजाज हो रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो या हौजरानी हो या सीलमपुर हो, ऐसे कई जगहों पर ये एहतजाज हो रहे हैं, क्या अब NPR को लेकर भी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है? सबसे पहले खुर्रम। देखिए, दिल्ली में अभी जो भी सारा फोकस है वो कहना चाहिए कि शहरियत कानून यानी कि CAA और उसके साथ NRC को जोड़ने के साथ साथ NPR भी उसमें शामिल है। यही वजह है कि दिल्ली में आपको दिखाई देगा कि तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं। खुरेजी हो या फिर खजूरी हो या फिर मुस्तफ़ाबाद हो, सीलमपुर हो, हौजरानी हो या फिर शाहीन बाग हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, निज़ामुद्दीन हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और NPR उसमें शामिल है। NPR का सवाल आज खासतौर से जो पीस पार्टी वाला जो आप बता रहे हैं, जिसकी हमने तस्वीरें भी दिखाई, उसमें NPR का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि NPR में जिस तरह के सवालात शामिल किए गए, जिस तरह से इजाफा किया गया, उसको लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। हालांकि सरकार की दलील थी कि नहीं, इससे तो हम पॉपुलेशन को देखेंगे और स्कीमें बनाई जाएंगी और एक बेहतर जो है स्कीमें ला करके मुल्क में ज़मीन पर जो है नाफिज किया जाएगा और बेहतर तरीके से ज़मीन पर तरक्याती काम होंगे। लेकिन जिस तरह से उसमें माँ बाप की पैदाइश के बारे में पूछा गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा गया, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं शुको शुबा पैदा कर रही हैं। यही वजह है कि आपको हर जगह इसकी मुखालफत दिखाई देगी। पीस पार्टी के आज जो पूरा प्रोटेस्ट था, हालांकि आज देखिए कि उत्तर प्रदेश में बजट आ रहा था, लेकिन पीस पार्टी जंतर मंतर पर CAA को लेकर एहतजाज कर रही थी। यानी कि एक जो सियासी तौर पर इस पूरे मुद्दे को ना सिर्फ भुनाया जा रहा है, बल्कि लोगों में जिस तरह का खौफ और दहशत है
उस वो भी जाहिर करता है कि लोग बजट को तरजीह ना दे करके हुकूमत की नाकामियों पर नजर ना रख करके बल्कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। जी खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे। मेहताब भोपाल से हमारे साथ हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, सीएए के खिलाफ करारदाद असेंबली में मंजूर हो चुका है, लेकिन अब बात वहां और बेचैनी और खलबली एनपीआर को लेकर मची हुई है। खुद कांग्रेस के जो लीडर हैं आरिफ मसूद, उन्होंने एक तहरीक छेड़ रखी है। इसी बीच वहां पर यह खबर है कि सीएम ने एक ट्वीट किया है। क्या है पूरी तफसील इस हवाले से मेहताब? विशाल हमें बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से जब से न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई कि खामोश रास्ते से गजट नोटिफिकेशन एनपीआर को लेकर हो गया है, तो सीए के साथ साथ एनपीआर पर भी बहस हो रही है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने मौकूफ को इस पर वादे करे। एक तरफ तो सीएम कह रहे हैं कि इस पर नाफिज नहीं होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भोपाल के मिंटो हॉल में कहा कि अभी नहीं होगा। तो ये अभी नहीं का जो मामला है ये बड़ा मुबहम है और कल जिस तरह से कैबिनेट होने वाली, तो इसे समझा जा रहा है कि जिस तरह से सीए को लेकर उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था, शायद कि कल उसमें रेजोल्यूशन पास हो एनपीआर को लेकर। इस पर हमारे साथ जो है विशाल कुछ लोग मौजूद है, दानिश्वर तबका। आइए उनसे जानते हो कि किस वक्त हम भोपाल के इकबाल मैदान में मौजूद है, जहां पर 1 जनवरी से एहतजाज जारी है। जफर साहब, एक लंबी नजर आप इस पर रखे हो, आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो फैसला कर रही है वो काबिल कबूल होगा? नहीं, देखिए, हुकूमत का फैसला काबिल कबूल होता तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने एहतजाजात हो ही नहीं रहे होते। हुकूमत जिस तरीके से बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि लोग भ्रमित हैं और भटके हुए हैं, हुकूमत खुद कहीं ना कहीं खुद भटकी हुई है और खुद क्लियर नहीं करना चाह रही है। कहीं मंशा हुकूमत की जो है साफ नहीं है, चाहे वो हुकूमत केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ की सरकार हो। हुकूमत के साथ हम देख रहे हैं कि अदालत ने अभी जो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो दिया है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपका आधार, पैन कार्ड ये जो है दस्तावेज साबित करने के काफी नहीं है। देखिए, अदालतें भी कंफ्यूज है। गुवाहाटी, जहां एक तरफ गुवाहाटी हाईकोर्ट ये कहता है कि जो पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, बैंक की पासबुक हो, ये शहरियत के लिए मान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ये कह रहा है कि सिर्फ वोटर कार्ड ही नागरिकता प्रमाणित करने के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। तो जब अदालतें और हाई कोर्ट तक लेवल की अदालतें कंफ्यूज हैं, तो एक आम आदमी कहाँ कंफ्यूज नहीं होगा? ये तो बहुत आसान सी बात है इस चीज को। मेहताब, सिर्फ बात कंफ्यूजन की नहीं है, जैसा सुभाषिश अभी बता रहे थे, वहां पर इन बुनियाद पर जिनके पास इनके अलावा दस्तावेज नहीं है तो उन्हें बाकायदा फॉरेनर ऐलान कर दिया गया। They have been sent to the places where they have been was to be sent. उन्हें यह माना गया कि आप फॉरेनर हैं। ये वहां पे हालात हैं। क्या मतलब है? यकीनी तौर पर जिस तरह से विशाल आपने बताया कि जो है जो लोगों ने इसको साबित नहीं कर पाया उनको एफटीए में भेज दिया गया, फॉरेन ट्रिब्यूनल में उनको जो है साबित करने की बात आ गई है। तो एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर ये तमाम चीजें दस्तावेज में शामिल नहीं है तो हिंदुस्तान का आम शहरी की अगर हम बात करें जिनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या फिर दूसरी चीजें मौजूद है, इसके अलावा वो दस्तावेज कहाँ लाएगा? इस तरह से तो हमें बात करें तो 70% लोग जो है इससे बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये जिस तरह से कहा जा रहा है कागजों को लेके, अभी सरकारें कह रही हैं कि अभी हम सिर्फ एक सर्वे करवा रहे हैं और कागज अभी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कागज की बारी जब आएगी तो जाहिर है कि किसी के पास वो कागज मौजूद नहीं होंगे और वही सारी समस्याएं लोगों को उठाना है कि आज कहा जा रहा है कि अभी नहीं, लेकिन कभी तो होगा और जब होगा तो वो बड़ा मुश्किल होगी लोगों को। कभी तो होगा जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन है, जो नारा दिया है मरकजी हुकूमत ने, इस दरमियान एनआरसी, एनपीआर यानी नागरिकता को लेकर अगर लाखों लोग संशय, भ्रम और भय की स्थिति में है तो ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आप वहाँ हाज़रीन से पूछिए कि वो मध्य प्रदेश हुकूमत से फिलहाल क्या मुतालबा करना चाहते हैं। और वही सूरत हाल मध्य प्रदेश की हुकूमत ने अख्तियार कर ली है कि उन्होंने कहा कि अभी लागू नहीं करेंगे तो लोगों को फिर वही भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। यकीनी तौर पर भ्रम की स्थिति। यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आइए आपसे जानना चाहेंगे आप जो है मध्य प्रदेश हुकूमत से क्या चाहते हैं, क्योंकि एनपीआर को लेकर जिस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले 10-15 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था एनआरसी फिलहाल लागू नहीं करेंगे। उसी अंदाज में आज कमलनाथ जी ने बोल दिया एनपीआर लागू नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब सरकार केंद्र की हो या स्टेट की हो, वो आवाम से खेल रही है। तो मेरे आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, आप आवाम से मत खेलिए, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए हिंदुस्तान में। आवाम जो है आपके क्या चाहती है? आप यहाँ पे 1 जनवरी से एहतजाज में बैठी हुई हैं। जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुछ तो हमें सही निर्णय मिले
सही हुकूमत का फैसला हमारे हक में आए, क्योंकि कभी कहा जाता है अभी नहीं, तो अभी नहीं के मायने क्या है? क्या हम इसी विधा में रह के और यहाँ से चले जाएं? तो हम जब तक कभी नहीं का लक्ष्य हमारे सामने नहीं आएगा, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे तमाम रिपोर्टर्स का और नाजरीन का भी। सवाल इस बात को लेकर है कि अब सीएए और एनआरसी के खिलाफ तो आवाज उठी रही थी, लेकिन जिन जिन रियासतों में एनपीआर को लेकर नोटिफिकेशन इशू हुआ है वहां भी अब तकरार बढ़ रही है और पार्टी जो रूलिंग पार्टी है खुद उस पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही है। और अब यह देखना अहम होगा कि एनपीआर को लेकर क्या कोई वजाहत मरकजी हुकूमत की तरफ से सामने आती है या फिर जो फैसला ले लिया गया सो ले लिया गया, देखना बाकी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।